शैक्षिकी संप्रेषण से तात्पर्य शैक्षिकी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए संप्रेषण से होता है। इसमें शिक्षक संदेश का स्रोत अथवा संदेश देने वाला व्यक्ति तथा छात्र संदेश ग्रहण करने वाला होता है। जहाँ तक संदेश का प्रश्न है, ये संदेश कोर्स की विषय वस्तु या सहगामी क्रियाओं से संबंधित होता है। शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु या प्रकरण स्पष्ट करने के लिए शैक्षिकी संप्रेषण में शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से करने का प्रयास करता है, जिससे उसका शिक्षण सफल एवं प्रभावशाली बन सके। प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रभावशाली शैक्षिकी संप्रेषण का होना अनिवार्य है। डॉक्टर गुप्ता के शब्दों में, शैक्षिकी संप्रेषण के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिकी मूल्यों, सिद्धांतों, नीतियों, शिक्षण की विधियों तथा पद्धतियों तथा निर्देशन एवं परामर्श आदि के साथ साथ संप्रेषण प्रक्रिया का भी प्रयोग करता है। संप्रेषण में बाधाओं पर विजय, ओवरकमिंग बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। एक प्रभावशाली संप्रेषण के लिए संप्रेषण में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। यथासंभव सरल, सुगम, सुबोध तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संदेश इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि संदेश प्राप्त करने वाला उसे आसानी से समझ सके। संदेश में यदि किसी बिंदु पर विशेष बल देने की जरूरत हो तो आवश्यकता महसूस होने पर उसकी पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। एक साथ अनेक चैनलों का प्रयोग या आवश्यकता के अनुरूप एक के बाद दूसरे चैनलों का प्रयोग भी किया जा सकता है। प्रतिपुष्टि की सही व्यवस्था की जानी चाहिए, तभी पता चलेगा कि संदेश अपना सही अर्थ प्रेषित कर सकता है या नहीं। संप्रेषण में प्रक्रिया देरी करने वाले तत्वों पर पूरी नजर रखनी चाहिए। पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव। अनौपचारिक संप्रेषण के द्वारा संदेश प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता के बीच सहयोग तथा सद्भाव का विकास होता है। अनौपचारिक संप्रेषण के दोष। अफवाह। ज्यादातर अनौपचारिक संप्रेषण में सच कम और अफवाह ज्यादा होती है। कई बार इसके कारण संगठन में मतभेद व गलतफहमियों का बसा। जब संदेश के प्रेषक और प्रापक के बीच औपचारिक संबंध होते हैं तो संप्रेषण औपचारिक रूप में होता है। इस प्रकार के संप्रेषण में संदेश अपने अधीनस्थ कर्मचारी को दिया जाता है और यदि कोई कर्मचारी कोई सुझाव या शिकायत अधिकारी को देना चाहता है तो उसको अपने अधिकारी को इसे प्रेषित करना होता है। औपचारिक संप्रेषण की विशेषताएं। ज्यादातर दशाओं में औपचारिक संप्रेषण लिखकर दिया जाता है। इस संप्रेषण के द्वारा केवल अधिकृत तथा सोची समझी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। सामान्यतः इस संप्रेषण की विषय सामग्री, पद्धति, श्रृंखला सभी पहले से तय होती है। औपचारिक संप्रेषण के लाभ। उचित व प्रभावशाली संप्रेषण। संप्रेषण की इस पद्धति में आदेश की एकता को कायम रखा जा सकता है और भिन्न भिन्न आदेशों व निर्देशों में तालमेल बैठाया जा सकता है। साथ ही इस पद्धति में संदेश की भाषा, व्याख्या तथा सामयिकता को कर्मचारी या अधिकारी की समझ तथा वक्त की जरूरत के अनुसार ढाला जा सकता है। निश्चित तथा नियोजित संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण निश्चित सूचना मार्गों का अनुसरण करता है और अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसकी प्रतिक्रिया का पहले से और सही अनुमान लगाया जा सकता है। नियंत्रणीय संप्रेषण। इस संप्रेषण की दिशा, प्रकृति तथा गति पर संस्था के प्रबंधकों का पूरा नियंत्रण होता है। साथ ही संप्रेषित इस संप्रेषण में दी गई सूचनाओं को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि इन्हें नकारा नहीं जा सकता। औपचारिक संप्रेषण के दोष। सूचनाओं का विरूपण। सूचनाएं जितने हाथों से गुजरती है उनका मतलब उतना ज्यादा नष्ट हो जाता है। सूचनाओं के प्रवाह में देरी। औपचारिक संप्रेषण में सूचनाएं इतने ज्यादा स्तरों के बीच से गुजरती हैं, सही अधिकारी तक पहुंचने में न चाहते हुए भी बहुत देरी लग जाती है। फलस्वरूप उन पर तुरंत सही कार्यवाही नहीं की जा सकती। नौकरशाही। औपचारिक सूचना संगठन के ढांचे के अनुरूप आगे पीछे बढ़ती है। इससे दफतरशाही को जन्म मिलता है। उच्च अधिकारियों के कार्यभार में वृद्धि। इससे उच्च अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें अपने सामान्य कारोबार के अलावा ऐसी सूचनाओं के आदान प्रदान का काम भी करना पड़ता है जिनका उनके साथ कोई सीधा संबंध। जब संदेश के प्रेषक एवं प्रापक के बीच अनौपचारिक संबंध होते हैं तो संप्रेषण भी अनौपचारिक रूप में होता है। इसमें सूचनाओं का प्रवाह औपचारिक व्यवस्था के अनुसार नहीं होता है बल्कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर होता है। ऐसा संप्रेषण सामान्यतः प्रत्यक्ष एवं मौखिक होता है।
ऐसा संप्रेषण प्रायः समान स्तर के पदाधिकारियों के बीच पाया जाता है। इस संप्रेषण को अंगुलीयता संप्रेषण भी कहते हैं क्योंकि इसमें सूचना कानों कान फैलती है। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से और फिर तीनों ने अगले तीन से। इस सूचना का कोई निश्चित व सीधा साधा रास्ता नहीं होता बल्कि यह उसी तरह टेढ़ा-मेढ़ा होता है जैसे अंगूर की बेल। अनौपचारिक संप्रेषण की विशेषताएं। ये संप्रेषण ज्यादातर आमने सामने बैठकर बातचीत के द्वारा किया जाता है। ये संप्रेषण सोपान श्रृंखला से होकर नहीं गुजरता है क्योंकि यह संबंधों की निकटता तथा संपर्कों की मौजूदगी पर निर्भर करता है, न कि संगठन में भिन्न भिन्न व्यक्तियों की पदस्थिति पर। अनौपचारिक संप्रेषण लोगों के बीच उतनी ही तेजी से फैलता है जितनी तेजी से जंगल में आग। इसमें सनसनी पैदा करने की प्रवृत्ति भी होती है क्योंकि हर आदमी मूल सूचना में अपनी समझ के अनुसार मिर्च मसाला लगाता है जिससे इसके प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। ये संप्रेषण अक्सर अफवाह और गलतफहमियों से सराबोर रहता है। यदि किसी अधिकारी ने कोई निजी राय भी दी है तो उसे आने वाले आदेश की पूर्व सूचना मान लिया जाता है। अगले स्तरों पर तो इसे आने वाले आदेश की अधिकृत सूचना भी कहा जाता है। अनौपचारिक संप्रेषण के लाभ। लचीला माध्यम। अनौपचारिक संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान का एक बहुत लचीला माध्यम है क्योंकि इसमें पदस्थिति या आदेश श्रृंखला का ध्यान नहीं रखा जाता है। लोकमत का सही ज्ञान। अनौपचारिक संप्रेषण प्रबंधकों को संगठन में काम करने वाले भिन्न भिन्न लोगों की निजी राय की लगभग सही तथा अच्छी जानकारी देता है। तेज माध्यम। अनौपचारिक संप्रेषण संप्रेषण का एक बहुत ही तेज माध्यम है क्योंकि यह कानों कान पर फैल जाता है। पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव। अनौपचारिक संप्रेषण के द्वारा संदेश प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता के बीच सहयोग तथा सद्भाव का विकास होता है। अनौपचारिक संप्रेषण के दोष। अफवाह। ज्यादातर अनौपचारिक संप्रेषण में सच कम और अफवाह ज्यादा होती है। कई बार इसके कारण संगठन में मतभेद व गलतफहमियों का बाजार गर्म हो जाता है जिससे असामाजिक तत्व अनुचित लाभ उठा सकते हैं। असंगठित संप्रेषण। यदि अनौपचारिक संप्रेषण लोक सूचना प्रणाली के जरिए किया जाए तो ये डर बना रहता है कि संबद्ध आदमी उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा या नहीं और इसका क्या स्वरूप होगा। नियंत्रण में कठिनाई। अनौपचारिक संप्रेषण को नियंत्रित करना कठिन होता है क्योंकि न तो इसके आदि और अंत को मालूम किया जा सकता है और न इसके प्रवाह और दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है।